स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग चल रही है। तो G7 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक बड़ा डिसीजन यहां पर लिया है, डायरेक्ट चेतावनी दी है चाइना को। ये आप देख सकते हो, विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज, G7 लीडर्स बिग वार्निंग टू चाइना फॉर वेपनाइजिंग ट्रेड। तो बेसिकली ट्रेड को लेकर ऐसा क्या किया जा रहा है, कौन सा इनिशिएटिव लिया है G7 देशों ने चाइना के खिलाफ, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए और साथ ही साथ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे दो ब्रांड न्यू बैच यूपीएससी 2024 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो कल ही स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग बैच है 20 मई से, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। अगर आप इवनिंग बैच लेना चाहते हैं तो ये 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैच में ध्यान रखिएगा, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है वो कराई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर NCERT का बैच लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैच हो गया, कोई भी है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, G7 जो कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आपको पता है कनाडा आता है, USA आता है, यूरोप के कुछ देश जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जापान है ही है। तो ये जो सारे देश हैं उन्होंने मिलकर चाइना के खिलाफ, चाइना का जो बर्ताव हो रहा है विश्व के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक मोनोपोली को लेकर हो, रशिया के साथ हो, ताइवान के साथ हो, ट्रेड बुलिंग हो गया, डोमेस्टिक इंटरफेरेंस हो गया, बहुत सारे चीजों को लेकर G7 कंट्रीज ने स्टेटमेंट जारी किया है और यह कहा है कि चाइना के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और जो भी चीज हम करते जा रहे हैं उसको एक सही तरीके से चाइना के खिलाफ कदम लेने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर आपके मन में यह आएगा कि ये जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने कौन सा नया इनिशिएटिव लिया है। देखो, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ सकता है कि रिसेंटली ये जो है ना, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोअर्शन, ये जो चीज है वो कौन से कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया। तो ध्यान रखिएगा, G7 कंट्रीज ने ये जो कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोअर्शन, इसको लॉन्च किया है। ये एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद यही होगा ताकि चाइना के खिलाफ एक प्रकार से जो रिस्पांस है वो दिया जा सकेगा G7 कंट्रीज के द्वारा। यहां पर G7 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में जितने भी असेसमेंट करेंगे उसको देखना होगा, प्रिपेयर अपने आप को करेंगे, रिस्पांस कैसे करना है चाइना के खिलाफ, ये सारी चीजें इन G7 कंट्रीज के द्वारा की जाएगी। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है, इसके तहत इनका ये कहना था, G7 का ये कहना था कि हम अर्ली वार्निंग एंड रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे आपस में। और इसी के तहत यहां पर मान लो अगर चाइना कोई गलत काम करता है, मान लो कोई छोटे देश को, जैसे आपको पता ही होगा कि चाइना की वजह से बहुत सारे अफ्रीका के, एशिया के बहुत सारे छोटे छोटे जो देश हैं वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो वो सारी जो चीजें चाइना के द्वारा किया जाता है, उसी के खिलाफ ये रिस्पॉन्स किया जा रहा है G7 कंट्रीज के द्वारा। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे। फिर इसके अलावा G7 कंट्रीज ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, वी विल सीक टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइनाज नॉन मार्केट पॉलिसी। मतलब कि चाइना जो अलग अलग प्रकार के नॉन मार्केट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस अपनाता है, उस चैलेंज को निपटने के लिए हम यहां पर काम करेंगे। वी विल काउंटर मलाइन प्रैक्टिसेस सच एज इलिजिटिमेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने आरोप लगाया है चाइना के ऊपर कि वो गलत तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है, वो अपने पास लेने की कोशिश करता है। फिर इसी को देखते हुए जो G7 के देश हैं, जो लीडर्स हैं, जो हिरोशिमा में मिले हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम चाइना के साथ डीकपलिंग नहीं कर रहे हैं। देखो, डीकपलिंग का मतलब ये हो गया, हम चाइना को अपने से एकदम पूरी तरह से अलग नहीं कर रहे हैं, कोई चाइना को हम आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना के साथ बिजनेस करता है उसको बहुत सारा रिस्क होता है, तो वो रिस्क को हम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन एडवांस टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आपको याद होगा, यूएस ने आरोप लगाया था कि चाइना जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हुआवे जो कंपनी है हुआवे, उसके माध्यम से स्नूपिंग करने की कोशिश करता है, खुफिया जानकारी लेने की कोशिश करता है दुनिया के अलग अलग देशों से। तो वो जो सारी टेक्नोलॉजी हैं जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर उसके खिलाफ कदम लेंगे। देखो, अभी भी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चाइना एक्चुअली ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि चाइना बेसिकली अपना जो इकोनॉमिक साइज है, चाइना के पास बहुत सारा डॉलर पड़ा हुआ है, इस समय बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो इतना सारा जो इकोनॉमिक साइज है उसके माध्यम से क्या करता है चाइना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। दुनिया के जो बेस्ट जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, चाहे एप्पल हो गया, जितने भी आप देखोगे वो सारे कंपनीज ने क्या किया हुआ है, चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जब भी ये कंपनीज चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, आना चाहती हैं, तो चाइना गलत तरीके से इन कंपनीज को फोर्स करता है कि वो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को दे दें, और जब वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ जाती है उसी टेक्नोलॉजी का वो गलत इस्तेमाल करता है चाइना। तो ये मेन आरोप है चाइना के ऊपर। और बेसिकली G7 कंट्रीज ने यही कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ गई है, इसकी वजह से वो अपना जो मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है आसपास के देशों में, जैसे हांगकांग हो गया, साउथ चाइना सी के अंदर गलत काम करना, ताइवान को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइना, वो सारी चीजें करता है। तो हमें उसको रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना ने यूएस की कुछ डिफेंस कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है। यहां पर अमेरिकन जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर कुछ प्रोब लॉन्च कर रखा है। रिसेंटली यहां पर उसने क्या किया था कि जो जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको यहां पर डिटेन कर लिया था, मतलब उसके एग्जीक्यूटिव को जो है, उनके एग्जीक्यूटिव को डिटेन कर लिया था। तो इस तरह की जो पॉलिसी अपनाता है चाइना, उसके खिलाफ हमें यहां पर काम करना है। यह G7 का मेन मकसद है। अब देखो, ये जो कदम लिया जा रहा है G7 के द्वारा, अब क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो मूव चली गई है G7 कंट्रीज के द्वारा, वो अपने आप को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरफ G7 देश हैं, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ है चाइना। तो ये G7 कंट्रीज अपने आप को एक यूनिटी पावर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं कि रिसेंट मंथ में क्या हुआ था ना, जो यूएस है वो बहुत ज्यादा टफ एक्शन ले रहा था चाइना के ऊपर। वहीं यूएस चाहता था कि यूरोप के जो देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये देश भी, यूरोप के जो देश हैं वो भी चाइना के खिलाफ टफ एक्शन ले। लेकिन ये देखने को मिल रहा था कि जो यूरोप के देश हैं वो चाइना के खिलाफ टफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है चाइना की तरफ, और इसी की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ था। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, अप्रैल के महीने में, आपको याद होगा, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो गए थे चाइना, और चाइना ने भी रेड कारपेट पर स्वागत किया था। शी जिनपिंग ने मुलाकात की और एक भव्य दृश्य जो होता है वो सामने आया था। आप देख सकते हो इस तरह से। और इसके अंदर बेसिकली चाइना ने डील किया था 160 फाइटर जेट के लिए, जो फ्रांस की एयरबस होती है उनके साथ डील साइन किया गया, और 160 जो जेट है एयरबस का वो चाइना में डिलीवर किया जाएगा। तो ये जो डील हुआ ना, उसको लेकर आशंका होने लगी कि क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्या जो यूएस है, यूरोप के देश हैं, क्या वो एक साथ हैं कि नहीं। क्योंकि एक तरफ तो ये लोग बात करते हैं कि हमें चाइना के खिलाफ एक्शन लेना है, और दूसरी तरफ देखने को मिलता है फ्रांस जैसे जो देश हैं वो चाइना के पास जाकर ये डील कर रहे हैं। तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। और दूसरी तरफ क्या है, यूएस जो है उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं चाइना के ऊपर, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह होता है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। तो यूएस काफी टफ एक्शन ले रहा है, लेकिन यूरोप के देश टफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसी की वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि G7 देश एक प्रकार से अभी जो मुलाकात हुई है जब जापान में, वो एक यूनिटी की तरह दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नया फ्रेमवर्क लाया है G7 देशों ने, ये बेसिकली उसी का एक कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे G7 कंट्रीज एक साथ तो आ चुके हैं, लेकिन ये अभी भी जो एकदम बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है चाइना के खिलाफ एक्शन लेना, वो अभी भी नहीं करना है। जैसे कि हो सकता था G7 कंट्रीज पूरी तरह से कह दे कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट चाइना के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए G7 कंट्रीज ने कहा है कि देखिए, हम जो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो हम चाइना को नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हम चाइना को दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, भले ही अभी भी G7 कंट्रीज एक्शन ले रही है चाइना के ऊपर, लेकिन अभी भी काफी सारी दरारें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा G7 के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो डिपेंडेंसी बढ़ गया है चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, स्ट्रैटेजिक गुड्स का, जैसे सेमीकंडक्टर, बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब पर भी जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। वी विल एनहेंस रिजिलियंस, सप्लाई चेन बढ़ाएंगे, और इससे हो सकता है भारत को फायदा हो, क्योंकि जब चीजें चाइना से शिफ्ट हो रही हैं तो भारत में भी कुछ हद तक उसका फायदा मिल रहा है, कंपनीज भारत आ रही हैं। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है G7 कंट्रीज के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, इसको सिरे से
नकार दिया है चाइना ने। आप देख सकते हो G7 अप्रोच हैज नो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी व्हाटसोएवर, ऐसा चाइना का कहना है। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया सैटरडे शाम को और ये कहा कि G7 कंट्रीज के पास अब कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। वो जो भी कुछ कहते हैं वो सिर्फ चाइना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा है कि ये जो ग्रुप है G7 वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया के खिलाफ जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो चाइना ने ये भी आरोप लगाया, क्योंकि G7 देशों ने ताइवान का भी नाम लिया था इसके अंदर, तो चाइना ने कहा कि देखिए एक प्रकार से आप जो डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर होता है चाइना का, उसके अंदर दखल देने की कोशिश कर रहे हो। जो तिब्बत के अंदर जो एक प्रकार से सेपरेटिस्ट हैं, जो ताइवान के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उनको आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा चाइना ने G7 के ऊपर आरोप लगाया है। और इसके अलावा चाइना ने एक और चीज बोली कि एक तरफ G7 कंट्रीज बार बार पूरे दुनिया के अंदर पीसफुल, स्टेबल, प्रॉस्परस दुनिया की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जो G7 कंट्रीज हैं वो खुद ही जानबूझकर जो रीजनल इंस्टेबिलिटी होती है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखो G7 एक्शन ले रहा है, अब वो एक्शन कितना सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी तक तो दिख नहीं रहा कितना सक्सेस होगा, लेकिन अभी के लिए चाइना ने पूरी तरह से इसको नकार दिया। इनफैक्ट जो चाइनीज एम्बेसीज हैं ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी यहां पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया था G7 कंट्रीज का और ये कहा था कि देखिए यूएस जो है वो जानबूझकर चाइना के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगा रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। तो यही पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जापान की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से रीजन की वजह से जो जापान के आइलैंड्स हैं वो बने हैं? जापान के आइलैंड्स किससे बने हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।